सो हेलो ऑल एंड वेलकम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ऑन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वेयर देर आर मोर देन वन रॉ मटेरियल्स। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इफ यू सी दिस क्वेश्चन इज देयर ऑन BOS नॉलेज पोर्टल। इफ यू गो इनटू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग देन अंडर एडिशनल क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस अंडर द चैप्टर ऑफ मटेरियल यू विल find this question. So I've opened the same PDF here. So let's go through the question. And at the end of the video, I'll give you one more such question for practice. Okay. So let's read it through and try to solve. Aranav Limited manufactures a product X which requires two raw materials A and B in a ratio of 1:4. मतलब A and B raw materials है, वो उससे finished product बनता है X. They are required in the ratio of 1:4. The sales department has estimated a demand of 5 lakh units for the product for the year. मतलब finished product X has demand of 5 lakh units for the year. To produce 1 unit of finished product, 4 units of material A is required. Okay. Stock position at beginning of the year is as follows. Product X का opening stock है 12,000 units. Material A के लिए 24,000, material B के लिए 52,000 units. Why is this relevant? Because EOQ के फॉर्मूला में हमें एनुअल रिक्वायरमेंट मतलब कितना परचेज करना है वो लगता है. सो इफ वी हैव सम ओपनिंग स्टॉक वी हैव टू सबट्रैक्ट इट क्योंकि हमें वो परचेज नहीं करना पड़ेगा. सो नेक्स्ट इज टू प्लेस एन ऑर्डर द कंपनी हैज टू स्पेंड 15,000. सो दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. कंपनी इज फाइनेंसिंग इट्स वर्किंग कैपिटल यूजिंग अ बैंक कैश क्रेडिट एट 13% पर एनम. ठीक है. सो कैरिंग कॉस्ट दिया है. प्रोडक्ट एक्स इज सोल्ड एट ₹1040 पर यूनिट. तो मतलब फिनिश प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस दिया है, तो वी डोंट नो किसके लिए रिलेवेंट होगा, देखते हैं. मटेरियल ए एंड बी इज परचेस्ड एट 150 एंड 200 रिस्पेक्टिवली. सो उनका परचेज प्राइस. कंप्यूट EOQ इफ परचेस ऑर्डर फॉर बोथ द मटेरियल्स इज प्लेस्ड सेपरेटली एंड इफ परचेस ऑर्डर फॉर बोथ द मटेरियल्स इज नॉट प्लेस्ड सेपरेटली. मतलब दो केसेस में EOQ पूछा है उन्होंने. सो लेट्स डू वन थिंग. पहले डेटा को समराइज करते हैं एक टेबल के फॉर्म में. प्रोडक्ट ए मतलब रॉ मटेरियल ए एंड रॉ मटेरियल बी के बारे में क्या क्या दिया है वो एक बार समराइज करने का ट्राई करते हैं इन अ टेबल. ओके. सो लेट्स से कुछ ऐसा टेबल बना सकते हैं हम समरी के लिए. पर्टिकुलर्स रॉ मटेरियल ए रॉ मटेरियल बी. ओके. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ बॉर्डर्स हियर. अब एक तो रॉ मटेरियल ए बी का इनपुट रेशियो दिया है. ओके. मतलब मिक्स रेशियो उनका. अगर A 1 है तो B 4 होगा, ऐसा बोल रहे हैं वो 1:4. ठीक है. The sales department has estimated a demand of 5 lakh units for the year. वो तो ठीक है. To produce 1 unit of finished product, 4 units of material A are required. मतलब देखो units required for 1 unit of finished product. मतलब finished product मतलब X. अब वो बोल रहे हैं कि A के 4 यूनिट्स लगते हैं. अब देखो उन्होंने खुद ही बोला है कि मिक्स रेशियो क्या है. अगर A 1 है तो B 4 होगा. तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैन वी फाइंड A अगर 4 लगता है तो B कितना लग रहा होगा. करेक्ट. तो फाइंड करो कितना होगा 16. ओके. 1 का 4 हो रहा है तो 4 के लिए कितना 16. फाइन. तो एक यूनिट के लिए 16 लगता है. ठीक है. स्टॉक पोजीशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज एज बिलो. तो ओपनिंग स्टॉक दिया है वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे. सब लिख ही रहे तो लेट्स मेक अ समरी. 24,000 फॉर A, 52,000 फॉर B. ओके. ऑर्डरिंग कॉस्ट वगैरह दिया है, कैरिंग कॉस्ट दिया है, परचेज प्राइस दिया है, वो अलग अलग है तो वो लिख लेते हैं. परचेज प्राइस इज 150 फॉर दिस, 200 फॉर बी. ठीक है. अब EOQ के फॉर्मूला के लिए हमें क्या क्या लगता है वो फाइंड करने का ट्राई करते हैं. पहले तो हमें कैलकुलेट करना है कि A एंड B सेपरेटली ऑर्डर कर रहे हैं. मतलब क्या A एंड B को कंबाइन नहीं करना है. हम नॉर्मल जैसे करते हैं A का अलग से EOQ निकालो, B का अलग से EOQ निकालो, वैसे ही करना है. तो EOQ का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 into annual requirement into ordering cost per order divided by carrying cost per unit per annum. उसमें से ordering cost तो दिया है हमारे पास, कितना है वो देखो क्वेश्चन में 15,000 है. तो यहाँ पे लिख ही देता है ordering cost per order. तो दोनों के लिए 15,000 ही होने वाला है क्योंकि ऐसा कुछ बोला नहीं उन्होंने कि A के लिए अलग है B के लिए अलग है. ठीक है. नीचे हमें लगता है carrying cost per unit per annum. ओके. वो भी निकाल लेते हैं क्योंकि परचेज प्राइस तो है हमारे पास. So carrying cost per unit per annum. Carrying cost per annum उन्होंने दिया है कितना है 13%. और पर यूनिट का परचेस प्राइस हमारे पास है. ओके. तो पर यूनिट पर एनम कॉस्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा. पर यूनिट कॉस्ट 150 इंटू पर एनम रेट 13%. सो देखो 19.5 एंड 26 आ रहा है क्या कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. ओके.
और एक अब ऊपर की चीज निकालनी पड़ेगी विच इज एनुअल रिक्वायरमेंट। तो उसके लिए अब देखते हैं क्या करना पड़ेगा। देखो फिनिश्ड प्रोडक्ट हमें 5 लाख बनाना है बिकॉज डिमांड इज 5 लाख यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। सो if demand is 5 lakh units of finished product, then that does not mean कि हमें पूरा का पूरा 5 lakh बनाना पड़ेगा. Why will we not have to make entire 5 lakh? Because see there is some opening stock of product X at the beginning of the year. That means if demand is 5 lakh, then it is okay if we make 5 lakh minus 12,000 for this year because we already have 12,000, right? So let's make a separate working note for this somewhere. So calculation of annual requirement. So let's see डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एक्स वो है हमारा 5 लाख यूनिट्स, ओके ठीक है। देन उसमें से ओपनिंग स्टॉक जो ऑलरेडी है हमारे पास, जो नहीं बनाना है हमें, दैट इज 12,000 यूनिट्स। इसका मतलब प्रोडक्ट एक्स टू बी प्रोड्यूस्ड कितना है इस साल में, कितना बनाना है हमें प्रोडक्ट एक्स टू बी प्रोड्यूस्ड, दैट इज 5 लाख माइनस 12,000, 4,88,000। और अब उन्होंने बोला है कि एक यूनिट के लिए ए और बी के कितने यूनिट्स लगते हैं, ओके तो देखो हमने ऊपर लिखा है टेबल में ए के 4 यूनिट्स लगते हैं, बी के 16 यूनिट्स लगते हैं। तो अब हम इसी टेबल में ऐड कर सकते हैं, देखो कि वो जो 4,88,000 यूनिट्स है प्रोडक्ट एक्स के, वो बनाने के लिए ए और बी के कितने यूनिट्स लगेंगे। तो मतलब उतने यूनिट्स हमें कंज्यूम करने पड़ेंगे, तो यूनिट्स टू बी कंज्यूम्ड, ओके या फिर उसको हम बोल सकते हैं एनुअल कंजम्पशन, ओके थोड़ा समझने के लिए बेटर रहेगा। सो लेट्स कॉल इट एनुअल कंजम्पशन। कैसे आएगा, 4,88,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय ए के 4 यूनिट्स एक प्रोडक्ट के लिए, मतलब देखो 19,52,000 आ रहा है। और बी का कैसे आएगा, 4,88,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट इनटू 16 यूनिट्स फॉर ईच यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब देखो इतना आ रहा है क्या, एक सेकेंड, हाँ 78,08,000। लेकिन दिस इज नॉट आवर एनुअल रिक्वायरमेंट, ये हमारा एनुअल कंजम्पशन है। ईओक्यू हम परचेस के लिए निकाल रहे हैं, तो हमें एनुअल क्वांटिटी टू बी परचेस निकालना है। अब देखो ए और बी का भी ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास। अब ए का अगर 24,000 यूनिट्स 24,000 यूनिट्स, इफ वी ऑलरेडी हैव 24,000 यूनिट्स, देन विल नॉट परचेस एंटायर 19,52,000। फ्रॉम दिस विल हैव टू डिडक्ट ओपनिंग स्टॉक, सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल which is 24,000 units and 52,000 units, okay so if we deduct this, then annual requirement matlab annual purchases will get, which will be 19,52,000 minus 24,000 and this minus 78,08,000 minus 52,000. So this is now our annual requirement. So now we have everything. See, we have ordering cost per order, we have carrying cost per unit per annum, we have annual requirement, okay. So from this we can calculate separate EOQs for A and B, right? Maybe you can try by yourself. Pause the video, try by yourself. फिर यहाँ पे भी करके लिखते हो. Okay. Formula I hope everyone knows. Square root of 2 into annual requirement into ordering cost per order divided by carrying cost per unit per annum. Okay. So check whether your answer is matching with this. EOQ separately should be, it is square root of 2 multiplied by annual requirement, ये जो 19,28,000 multiplied by ordering cost per order is 15,000 divided by carrying cost per unit per annum is 19.5. So this should be your answer. Round off किया तो you can write this. Okay. Similarly, product B के लिए check whether you have got 94,600. So 54,462 and 94,600. This part was easy because we had to calculate EOQ separately. Now let's see second part of the question. Okay, what is second part? If purchase order for both materials is not placed separately, मतलब क्या purchase order दोनों एक साथ combine करते हैं place A और B का, मतलब in a single order we place order for A also and order for B also, मतलब हमें उन दोनों को combine करके EOQ निकालना पड़ेगा, right? So let's see how to find this combined EOQ. Okay, now concentrate, this is a bit different concept. So combined EOQ. अगेन EOQ का फॉर्मूला तो सेम है, क्या फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 into एनुअल रिक्वायरमेंट into ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, बस हमें अभी कंबाइन करना पड़ेगा। सो लॉजिकली लेट्स सी एवरी पार्ट हाउ वी कैन कंबाइन इट। वो 2 क्या 2 तो ऐसे ही रहेगा, राइट। एनुअल रिक्वायरमेंट, अब एनुअल रिक्वायरमेंट ए और बी का कंबाइन करने पर दोनों का एक साथ लेना पड़ेगा। सो एनुअल रिक्वायरमेंट पहले निकालते हैं,
एनुअल रिक्वायरमेंट कहने से हमें ए का लेना पड़ेगा और बी का भी लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों ऑर्डर तो करने ही है हमें, राइट? सो लेट मी मेक अ टेबल लाइक दिस। यूनिट्स, ए का एनुअल रिक्वायरमेंट हमने ऑलरेडी ऊपर निकाला है, देखो 19,28,000 और बी का एनुअल रिक्वायरमेंट है 77,56,000। सो टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट आएगा दिस प्लस दिस, आप खुद से भी करके देखो मेरे साथ, 96,84,000। ओके, सो इतने यूनिट्स हमें लगने वाले हैं, तो ये ऊपर आएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, नाउ ट्राई टू थिंक कि विल वी ऐड 15,000 एंड 15,000। देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर निकालना है एंड वी आर प्लेसिंग बोथ द ऑर्डर्स टुगेदर। अब ए और बी दोनों का ऑर्डर इफ वी आर प्लेसिंग टुगेदर, दैट मींस वी आर गोइंग टू इनकर दैट कॉस्ट फॉर वन टाइम ओनली। Okay, so we'll incur only 15,000, not 15,000 plus 15,000. So ordering cost for each order will still be 15,000 only. Okay, so ordering cost per order is 15,000 only because the order is combined. It is not like we are placing different orders, or it is not like at the same time हम A का भी order place कर रहे हैं, B का भी order place कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो बोल रहे हैं कि वो order ही एक साथ होता है, तो मतलब combine कर सकता है, ठीक है। Now the main issue comes in carrying cost. Okay, so let's see how to deal with carrying cost. अब carrying cost के लिए the problem is इनको हम add नहीं कर सकते। Why? Okay, can you tell me why cannot we add these two? क्योंकि देखो ऊपर हम annual requirement जो ले रहे हैं वो A और B का combine करके ले रहे हैं, और नीचे carrying cost दोनों का अलग अलग लिया, तो that will not match because it is not like, उसका मतलब क्या हुआ देखो, फिर सब यूनिट्स के लिए 19.5 प्लस 26 कितना आता है, 45.5 आता है। देखो अगर सिर्फ ऐड किया हमने डायरेक्टली तो वो आता है 45.5। तो अगर हमने ऐसा बोला कि कैरिंग कॉस्ट ऐड करके नीचे लिखेंगे, तो इन अदर वर्ड्स हम क्या कह रहे हैं, देखो हम ऐसा कह रहे हैं कि हर एक यूनिट के लिए 45.5 रुपीज कैरिंग कॉस्ट आता है, लेकिन वैसा तो नहीं है, राइट? जो ए के यूनिट्स है उनके लिए 19.5 आता है, जो बी के यूनिट्स है उनके लिए 26 आता है, तो उनका कुछ तो कंबाइन करना पड़ेगा। कैसे कंबाइन कर सकते हैं? एवरेज ले सकते हैं उनका। अब एवरेज लेते वक्त हमारे पास सिंपल एवरेज होता है, वेटेड एवरेज होता है। मुझे बोलो सिंपल एवरेज यूज करके चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा सिंपल एवरेज यूज करके? क्योंकि अगर एक किसी की क्वांटिटी बहुत कम है, सपोज ए की क्वांटिटी यहाँ पे है ही, एक्चुअली देखो ए की क्वांटिटी सिर्फ 19,28,000 है एनुअल रिक्वायरमेंट, और बी की है 77 lakhs, तो हमने सिर्फ सिंपल एवरेज लिया उसका, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि वो 77 lakhs वाले को भी सेम इंपॉर्टेंस मिलेगा जितना 90 lakhs वाले को मिलता है। सो इसलिए वेटेड एवरेज लेना चाहिए हमने। ओके, वेट किसके लेंगे? क्वांटिटीज के। तो विल कैलकुलेट वेटेड एवरेज कैरिंग कॉस्ट। ओके, अब वो कैसे करना है, लेट्स सी। सो लेट्स कॉल दिस वेटेड एवरेज कैरिंग कॉस्ट, वेटेड एवरेज कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम? परचेज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर रन। ओके, तो वो हमारा आया है ऑलरेडी। अब यहाँ पे लिखने का ट्राई करते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। ओके, देखो वेटेड एवरेज कैरिंग कॉस्ट, वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं? यू नो क्या करते हैं? सिंपल एवरेज के लिए क्या करेंगे हम कि दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। मतलब सिंपल एवरेज लेना होता तो हम ऐसा करते हैं 19.5 प्लस 26 डिवाइड बाय 2। ओके, लेकिन अब वेटेड एवरेज में क्या करते हैं हम? न्यूमरेटर में एवरी वैल्यू वी मल्टीप्लाई बाय वेट एंड डिनोमिनेटर में वेट्स के टोटल से डिवाइड करते हैं। अब हमारा वेट क्या होने वाला है? क्वांटिटी, मतलब 19,28,000 एंड 77,56,000। तो इसको इसका वेट देते हैं 19.5 मल्टीप्लाइड बाय 19,28,000 एंड वो 26 को उसका वेट दे देते हैं, क्या है? 77,56,000। ओके, और नीचे 2 के जगह पे अब वेट्स का सम ले लेंगे, 19,28,000 प्लस 77,56,000। ओके, तो दिस विल बी आवर वेटेड एवरेज कैरिंग कॉस्ट। देखो खुद से कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। ओके, मैं भी यहाँ पे करता हूँ, दिस मल्टीप्लाइड बाय उसकी क्वांटिटी प्लस ये 26 मल्टीप्लाइड बाय उसकी क्वांटिटी एंड होल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी का टोटल। खुद से करके देखो कैलकुलेटर पे, वेदर इट इज 24.71 राउंड ऑफ करके। ओके, आपका थोड़ा अलग 706 आ रहा है कुछ, तो दैट इज फाइन। राउंड ऑफ करके लेट्स टेक इट एज 24.71 या 706, एक 3-4 डिजिट्स लिए तो भी दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम। ओके, सो 24.71 करते हैं राउंड ऑफ करके उसको। So this is our weighted average carrying cost now.
समझा है सबको? वेटेड एवरेज कैरिंग कॉस्ट कैसा आया? 24.71। उसका वर्किंग नोट हमने वहां पे किया ये। अब हम ईओक्यू इजीली कर सकते हैं क्योंकि तीनों चीजें हमारे पास। तो लेट्स यूज ईओक्यू का फॉर्मूला वापस। स्क्वायर रूट ऑफ 2 into एनुअल रिक्वायरमेंट into ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट PUPA। सब है हमारे पास, करते हैं चलो। तो ईओक्यू खुद से भी करो, EQ नहीं ईओक्यू खुद से भी करो और देखो। स्क्वायर रूट ऑफ 2 into this 96,84,000 into 15,000 divided by 24.71. So this should be the EOQ। देखो 1,08,431 या उसके आसपास कुछ, अगर आपने राउंड ऑफ नहीं किया तो उसके आसपास आंसर आएगा, दैट इज फाइन। तो ये जो EOQ है 1,08,430, इसको अगर हमें अब सेपरेटली निकालना है कि A और B, मतलब देखो EOQ का मतलब क्या कि हाउ मच शुड वी ऑर्डर, राइट? सो मतलब एक बार ऑर्डर करते वक्त वी शुड ऑर्डर 1,08,430 यूनिट्स, लेकिन उसमें से कितने A के होने चाहिए और कितने B के होने चाहिए वो भी अब निकालना पड़ेगा, क्योंकि कंबाइंड EOQ फाइंड किया हमने। इसको चाहिए तो हम कंबाइंड EOQ बोल सकते हैं, राइट? तो वी हैव टू फाइंड A के कितने यूनिट्स और B के कितने यूनिट्स। किस बेसिस पे करना चाहिए अब बोलो? हमने वेटेड एवरेज किस बेसिस पे दिया? क्वांटिटी के। तो ये भी अब क्वांटिटी के बेसिस पे ही बाइफरेट करना चाहिए। ए और बी की क्वांटिटी कितनी थी यहाँ पे लिखते हैं चलो। ए और बी की क्वांटिटी कितनी है? 19,28,000 एंड 77,56,000 जो हमने निकाला है ऊपर, राइट? तो हाँ यहाँ पे निकाला, यहाँ पे लिखा भी हमने 19,28,000 एंड 77,56,000। अरे हाँ हाँ। तो अब इस रेशो में इस EOQ को डिवाइड करते हैं, सो दैट विल गेट EOQ ऑफ A एंड EOQ ऑफ B। EOQ ऑफ A B मतलब क्या कि वो सेपरेटली ऑर्डर नहीं करने हैं, लेकिन जो 1,08,430 यूनिट्स हम ऑर्डर करेंगे उसमें A के कितने होने चाहिए और B के कितने होने चाहिए। तो 1,08,430 को डिवाइड करो उस रेशो में 19,28,000 इज टू 77,56,000। तो डिवाइड करो आप खुद से, दोनों के टोटल से डिवाइड करेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो these should be your answers। राउंड ऑफ डिफरेंस इज फाइन। ए का EOQ होता है 21,587 के आसपास कुछ तो, एंड बी का 86,842 या 843। सो दैट मीन्स एक टाइम जब हम 1,08,430 यूनिट्स ऑर्डर करेंगे तो उसमें ए के होंगे 21,587 एंड बी के होंगे 86,843। सो आई होप समझा है सबको। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपको देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो वो जस्ट ट्राई करके देखो क्वेश्चन। एंड सिमिलर क्वेश्चन है जो मैंने बनाया, लेकिन वो तो उसमें कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी, एंड उसका आंसर आया तो कमेंट में पोस्ट कर दो, सो दैट आई लेट यू नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। ओके ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सिमिलर, जो डेटा अलग है उसका, रेशियोज अलग है थोड़े से, बट अदरवाइज इट इज सिमिलर। सो जस्ट गो थ्रू इट, वीडियो पॉज करके वो टेक डाउन करो जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके, और ट्राई टू सॉल्व। एंड आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल, so do like, comment, share, subscribe. Thank you.